नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं मुगल बादशाह शाहजहां के संबंध में। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। मैं इससे पहले मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में विस्तार से वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं। साथियों, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे प्रस्तुत किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो मुगल साम्राज्य में शाहजहां। सबसे पहले बात करेंगे शाहजहां के शासनकाल की। तो शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 1658। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। यह आप ध्यान में रखिए, कहाँ जन्म हुआ था? लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम परीक्षाओं में पूछा जाता है। बचपन का नाम था खुर्रम, पिता का नाम था जहांगीर, और इनकी माता का नाम जो था वो था जगत गुसाई। जगत गुसाई जो है वो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं, और ये मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थीं। अब बात करेंगे शाहजहां के विवाह की। शाहजहां का विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुबंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। इसी के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए साथियों, नूरजहां के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जहांगीर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से हैं। अगर आप सभी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा का पूरा ये मुगल साम्राज्य का इतिहास अच्छी तरह समझ में आएगा, और प्रश्न किसी भी संभावना में इससे बाहर नहीं बनेगा। तो शाहजहां का जो विवाह हुआ था वो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, और अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। अर्जुमंद बानो बेगम जो है उसको शाहजहां ने मुमताज महल की उपाधि दी थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां ने ताजमहल इन्हीं की याद में बनवाया था। तो अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल की स्मृति में ही शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां प्रारंभ में नूरजहां गुट का प्रमुख सदस्य था, आप ये जानते हैं इस बात को अच्छी तरह है, तथा सिंहासन का दावेदार भी था। किंतु नूरजहां ने जब अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शहरयार से किया तथा शहरयार की बादशाह के रूप में दावेदारी करने लगी, तो 1623 में शाहजहां ने बगावत कर दी थी। इसकी जानकारी हम पिछले वीडियो जहांगीर में प्रस्तुत कर चुके हैं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था। अतः शाहजहां के ससुर आसफ खान ने खुसरो के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बैठाकर कूटनीति चाल चली, तथा शाहजहां ने अपने भाइयों व प्रतिद्वंदियों का अंत किया तथा अंत में दावर बख्श को भी मार डाला। समकालीन इतिहासकारों ने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा है। ये प्रश्न आता है कि बलि का बकरा किसे कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य के इतिहास में बलि के बकरे के नाम से प्रसिद्ध हैं दावर बख्श। शाहजहां की प्रिय रानी मुमताज, जिसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी बुरहानपुर में। याद रखिएगा अच्छी तरह। मुमताज की 14 संतानों में केवल 4 पुत्र थे जो जीवित रहे, और 3 पुत्रियां थी जो जीवित रहीं। अगर पुत्रों की बात की जाए तो दारा शिको सबसे बड़े पुत्र थे, इनका जन्म 1615 में हुआ था। औरंगजेब दूसरे नंबर के थे, जन्म वर्ष 1618 है। ये आगे शासक बनेंगे शाहजहां के पश्चात। इसके बाद में इसका जो अर्जुमंद बानो बेगम का तीसरा जो क्रम का पुत्र था वो था शुजा, और उसके बाद में था मुराद।
14 में से ये 4 ही जीवित थे और 3 पुत्रियां जो जीवित रहीं वो हैं जहां आरा, जिनका जन्म 1614 में हुआ था। ये सबसे बड़ी थी, दारा शिको से भी बड़ी थी 1 साल। रोशन आरा, ये 1617 में इनका जन्म हुआ था और एक थी गोहन आरा। तो ये नाम जो है आप ध्यान में रख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए साथियों, शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो जन्म आपको पता चल गया था कि शाहजहां का जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आता है शाहजहां का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक जो है वो 14 फरवरी 1628 को हुआ था आगरा में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शाहजहां किस उपाधि को धारण करके सिंहासन पर बैठा, तो ये उपाधि आप ध्यान रख लीजिए, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी। ये उपाधि धारण करके जो है वो शाहजहां सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां के काल में गोपनीय आदेश दीवाने खास से जारी होते थे। तो ये वो इमारत है जहां से शाहजहां अपने गोपनीय आदेश जारी करता था, दीवाने खास से। शाहजहां मुख्यतः सादुल्ला खां से परामर्श लेता था। तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम भी परीक्षाओं में पूछा गया जा चुका है पहले कि मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो परामर्श किससे लेते थे, तो परामर्श लेते थे सादुल्ला खां से। अब बात करेंगे अपन शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में। शाहजहां ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में धार्मिक रूप से कुछ कट्टरता दिखाई थी, किंतु बाद में जहां आरा वह दारा के प्रभाव में आकर उदार हो गए। ये देखिए साथियों, सारे पॉइंट्स जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। हर पॉइंट को आप समझते चलिए। शासनकाल के प्रारंभ में शाहजहां जो थे वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कट्टर थे। तो प्रश्न ये आता है कि किसके प्रभाव में आकर ये उदार हो गए धार्मिक दृष्टि से, तो जहां आरा और दारा अपने भाई और बहनों इनके प्रभाव में आकर ये उदार हो गए थे। शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहले से जहांगीर के द्वारा भी ये प्रथाएं प्रारंभ थीं और शाहजहां ने भी इन प्रथाओं का अनुसरण किया। लेकिन झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की जो प्रथा है वो इसके पुत्र औरंगजेब ने आगे चलकर जैसी शासन व्यवस्था संभाली तो इस व्यवस्था को इसने बंद कर दिया था औरंगजेब ने। शाहजहां ने सिजदा तथा पायबोस प्रथा समाप्त कर दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है किस मुगल बादशाह के द्वारा सिजदा तथा पायबोस प्रथा समाप्त कर दी थी और इसके स्थान पर चाहार तस्लीम प्रथा शुरू कर दी थी। तो डायरेक्ट प्रश्न भी आ जाता है, चाहार तस्लीम प्रथा शुरू किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर रोक लगा दी और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर भी शाहजहां ने रोक लगाई। शाहजहां ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई तथा खंबात के नागरिकों के अनुरोध पर वहां गो हत्या बंद करवा दी गई। शाहजहां तीर्थ यात्रा कर पुनः प्रारंभ करना चाहता था। ये प्रश्न आता है कि शाहजहां किसके आग्रह पर शाहजहां ने जो है ये इरादा त्यागा? तो शाहजहां जो था वो तीर्थ यात्रा कर को पुनः प्रारंभ करना चाहता था। आपको पता है अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर जो है वो बंद कर दिया गया था। शाहजहां इसको वापस प्रारंभ करना चाहता था, परंतु कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, कविंद्र आचार्य सरस्वती ये वो व्यक्ति है जिसके आग्रह पर शाहजहां ने अपना इरादा त्याग दिया। मतलब इसने तीर्थ यात्रा कर प्रारंभ नहीं किया तथा इलाहाबाद व बनारस पर लगने वाले तीर्थ कर को भी माफ कर दिया। अब देखिए साथियों, पिछला जो बिंदु था पॉइंट नंबर 6 उसका शेष भाग मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, वही तीर्थ यात्रा कर वाली बात है। हालांकि शाहजहां ने प्रारंभ में कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर लगाया था, यह आपको ध्यान में रखना है। वह गो हत्या पर लगे प्रतिबंध को भी इसने समाप्त कर दिया था। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की तथा हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। यह बिंदु आपको ध्यान में रखना है। शाहजहां ने 1632 में पुर्तगालियों का दमन किया जो हुगली में लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे। तो यह प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों का दमन किया? तो शाहजहां ने किया था। और ये क्या कार्य कर रहे थे? हुगली में लोगों को बलपूर्वक जो है ये क्रिश्चियन ईसाई बना रहे थे। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान शाहजहां ने आगरा में गिरिजाघर तोड़वा दिए। 1633 में शाहजहां ने नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए। इसी कारण से बनारस, इलाहाबाद, गुजरात, कश्मीर में
अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। तो इस वजह से इसकी आलोचना भी होती है धार्मिक नीतियों में शाहजहां की। 1634 में शाहजहां ने एक कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि शाहजहां ने एक कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की जो है वो हिंदू लड़के से तभी शादी कर सकती है जब लड़का क्या कर ले, इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। शाहजहां ने 1634 में यह भी आदेश जारी करवाया कि स्वेच्छा से धर्मांतरण कर इस्लाम स्वीकार करने वालों को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया था। तो शाहजहां ने क्या किया था, इलाही संवत के स्थान पर कौन सा संवत चलाया था, हिजरी संवत। ये इलाही संवत जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था और इसके स्थान पर हिजरी संवत चलाया शाहजहां ने। अब बात करेंगे साथियों हम शाहजहां के शासनकाल में होने वाले विद्रोह की। तो देखिए 1628 में पहला विद्रोह हुआ था शाहजहां के शासनकाल में उसके विरुद्ध, और ये विद्रोह किसने किया था, जुंझार सिंह बुंदेला ने। जुंझार सिंह बुंदेला जो था वो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। इस विद्रोह का ये कारण था कि जुंझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने अत्यधिक कर लगाकर धन संपदा एकत्रित कर ली थी। शाहजहां ने जुंझार सिंह द्वारा एकत्रित करों की जांच करने की आज्ञा दी। इस पर जुंझार सिंह मुगल दरबार छोड़कर ओरछा आ गया तथा इसने विद्रोह कर दिया। अब देखिए साथियों, महावत खां ने अब्दुल्ला खां के सहयोग से विद्रोह का दमन किया तथा जुंझार सिंह बुंदेला ने 1629 में आत्मसमर्पण कर दिया और शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से जुंझार सिंह का जो विद्रोह है वो असफल रहा। जुंझार सिंह ने 5 वर्ष तक मुगलों की सेवा के बाद पुनः विद्रोह कर दिया। इस बार जुंझार सिंह ने गोंडवाना की राजधानी चोरागढ़ को जीतकर यहाँ के राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन किया तथा 1635 में जुंझार सिंह तथा विक्रमजीत सिंह की गोंड आदिवासियों द्वारा हत्या के साथ ये विद्रोह पूर्णतया समाप्त हो गया। तो विद्रोह किया गया था जुंझार सिंह बुंदेला के द्वारा। उसके बाद में अब्दुल्ला खां के सहयोग से महावत खां ने इस विद्रोह का दमन किया। जुंझार सिंह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। 5 वर्ष तक वापस वफादारी के रूप में रहा वो। बाद में जुंझार सिंह ने जो है वो गोंडवाना की राजधानी चोरागढ़ को जीतकर यहाँ के राजा प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब ने जो है इस विद्रोह का दमन किया था और 1635 में जुंझार सिंह तथा विक्रमजीत सिंह की गोंड आदिवासियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके साथ ही ये विद्रोह पूर्णतया समाप्त हो गया। दूसरा विद्रोह 1628 में अफगान सरदार खाने जहां लोदी ने किया। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा विद्रोह 1628 में अफगान सरदार खाने जहां लोदी ने किया। 1631 में खाने जहां माधो सिंह द्वारा मारा गया। अगला है शाहजहां का सिख गुरु हरगोविंद से बाज के विवाद पर झगड़ा हुआ। तो किस मुगल बादशाह का या किस सिख गुरु के साथ किस विवाद पर झगड़ा हुआ, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शाहजहां का हुआ था विवाद सिख गुरु हरगोविंद से बाज के विवाद पर। मुगलों व सिखों के बीच श्री गोविंदपुर नामक नगर बसाने को लेकर भी मुगलों और सिखों के बीच में झगड़ा हुआ था। शाहजहां ने 1632 में हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों का भी दमन किया था। अब हम बात करेंगे शाहजहां का साम्राज्य विस्तार। देखिए सबसे पहला बिंदु है अहमदनगर का विलय। 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर के अंतिम निजाम शाही सुल्तान थे हुसैन शाह। हुसैन शाह को कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। अब देखिए फतेह खां, ये फतेह खां कौन था? अहमदनगर अभियान में मुगलों का एक सेना नायक था फतेह खां। अहमदनगर के पतन के पश्चात शाहजी भोसले अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए थे। दूसरा जो है वो है गोलकुंडा का विलय। 1636 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली थी। गोलकुंडा में ईरान के शाह के स्थान पर शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्कों पर भी शाहजहां का नाम शामिल करवाया गया। गोलकुंडा जो 4 लाख
हुणों का कर बीजापुर को देता था वह माफ कर दिया गया। इस समय मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गोलकुंडा का वजीर कौन था? मीर जुमला था। और गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ये चीजें आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं साथियों। इसी तरह से अहमदनगर का जो सुल्तान था निजाम शाही, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हुसैन शाह। अब देखिए, मीर जुमला गोलकुंडा का वजीर था और मीर जुमला का वास्तविक नाम जो था वो था मोहम्मद सैयद। यह गोलकुंडा छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गया। शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला पहले फारसी व्यापारी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा जो था वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था, भेंट किया गया था? तो वो भेंट किया गया था मीर जुमला के द्वारा। और इसी कोहिनूर हीरे को शाहजहां ने जो है वो अपने सिंहासन तख्त में जड़वाया था। तीसरा आता है बीजापुर का विलय। 1636 में बीजापुर के शासक मोहम्मद आदिल शाह ने मुगलों से अधीनता संधि कर मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1631 में शाहजहां ने सर्वप्रथम आसफ खां को बीजापुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, परंतु आसफ खां असफल रहा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये जो ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी रियासतों को साम्राज्य में मिलाया शाहजहां ने। तो अहमदनगर को मिलाया, अहमदनगर के बाद गोलकुंडा को मिलाया, फिर बीजापुर को मिलाया। अब इनके शासक कौन कौन थे ये आपको ध्यान में रखना है। बीजापुर का कौन था? मोहम्मद आदिल शाह था। और किस किस के नेतृत्व में मुगलों ने जो है इन क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो है बीजापुर पर जो आक्रमण करने का जो आदेश दिया था शाहजहां ने, वो दिया था आसफ खां को, परंतु आसफ खां जो है वो इसमें असफल रहा। आसफ खां की असफलता के बाद शाहजहां ने महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। यह आपको ध्यान में रखना है। आसफ खां जो है वो असफल रहा था, बीजापुर को अपने मुगल साम्राज्य में मिलाने में असफल रहा, आदिल शाह से पराजित हो गया। इसके बाद में शाहजहां ने क्या कहा कि अब आपकी सेवाएं हमें नहीं चाहिए, और इसने महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। शाहजहां के समय दक्कन के मुगल वायसराय की राजधानी बुरहानपुर थी। यहीं पर मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई थी, बुरहानपुर। आपको ध्यान में रहनी चाहिए बात। इसके बाद में अपन बात करेंगे शाहजहां के समय मध्य एशिया नीति। तो मध्य एशिया नीति के संदर्भ में भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बिंदु है, बल्ख तथा बदख्शां हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे। बल्ख व बदख्शां में बुखारा के उज्बेक शासक नजर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। तो बल्ख और बदख्शां जो क्षेत्र हैं ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित थे, और इन दोनों क्षेत्रों में बुखारा के उज्बेक शासक जो थे वो थे नजर मोहम्मद, और ये दोनों प्रांत जो है वो नजर मोहम्मद के नियंत्रण में थे। बल्ख व बदख्शां में मुगल समर्थित शासक होने से काबुल तथा पश्चिमोत्तर सीमा पर उज्बेक खतरे को कम किया जा सकता था। बुखारा के शासक नजर मोहम्मद के पुत्र अब्दुल अजीज ने विद्रोह कर दिया। तो किसने विद्रोह किया था? बुखारा के शासक नजर मोहम्मद के पुत्र थे अब्दुल अजीज, इसने विद्रोह कर दिया था, तथा नजर मोहम्मद ने शाहजहां की सहायता मांगी तथा बल्ख में शरण ले ली। शाहजहां ने बल्ख व बदख्शां के विरुद्ध पहला सैनिक अभियान शाहजादा मुराद तथा अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 में भेजा। यह आपको ध्यान में रखना है। पहला जो अभियान भेजा गया था बल्ख व बदख्शां के विरुद्ध, वो भेजा था शाहजादा मुराद तथा अली मर्दान के नेतृत्व में 1646 में। नजर मोहम्मद मुगलों के इरादों से आशंकित होकर ईरान भाग गया। शाहजहां ने पहले मुराद को बल्ख व बदख्शां का गवर्नर बनाया तथा 1647 में औरंगजेब को यहाँ का गवर्नर बनाया। औरंगजेब ने अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली उज्बेक सेना को बुरी तरह पराजित किया। तो औरंगजेब ने अब्दुल अजीज के नेतृत्व वाली उज्बेक सेना को क्या किया? बुरी तरह पराजित किया। परंतु स्थानीय विद्रोह तथा ईरानी सम्राट थे शाह अब्बास द्वितीय के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण शाहजहां ने औरंगजेब को बल्ख व बदख्शां को खाली कर वापस आने का आदेश दे दिया। अगला है शाहजहां का बल्ख अभियान। ये बल्ख अभियान हुआ था
1646-47। तो शाहजहां का बल्ख जो अभियान था इसका उद्देश्य क्या था, यह आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य था बल्ख व बदख्शां में एक मित्रवत शासन की स्थापना करना, न कि मुगल साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा निर्धारित करना था। अब देखिए विशेष बात है, शाहजहां मुगलों के गृह प्रदेश समरकंद तथा फरगना को जीतने का भी इच्छुक नहीं था। तो मुगलों के गृह प्रदेश था समरकंद तथा फरगना, जहां बाबर का जन्म हुआ था, मुगल वंश के संस्थापक का, और इन दोनों गृह प्रदेशों को जीतने का बिल्कुल भी इच्छुक शाहजहां नहीं था। बल्ख अभियान से मुगलों की प्रतिष्ठा थोड़े समय के लिए बढ़ी थी, परंतु इसका कोई राजनीतिक फायदा जो है वो मुगलों को नहीं मिला, तथा अभियान में मुगलों के 4 करोड़ से अधिक रुपए जो हैं वो खर्च हो गए। इस प्रकार शाहजहां की जो मध्य एशिया की जो नीति थी साथियों, ये पूर्णतया विफल रही। अब देखिए साथियों, हम थोड़े से कंधार प्रकरण के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि इस कंधार प्रकरण के संदर्भ में आई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 में कंधार को जीत लिया। तो ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 में कंधार को किस स्थिति में जीता, क्योंकि मध्य एशिया में मुगलों की असफलता के कारण, मध्य एशिया में जब मुगल असफल हो गए तो इस परिस्थिति का लाभ उठाया शाह अब्बास द्वितीय ने और कंधार को जीत लिया। अब देखिए आगे शाहजहां क्या अभियान करेगा कंधार को जीतने के लिए। तो शाहजहां ने कंधार को जीतने के लिए 3 अभियान किए। कितने अभियान किए? 3। तथा इन अभियानों में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए तथा मुगलों की राजनीतिक व सैनिक प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। शाहजहां ने 1649 तथा 1652 में औरंगजेब को तथा 1653 में दारा शिकोह को कंधार जीतने हेतु अभियान में भेजा, किंतु वे असफल रहे। देखिए साथियों, ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये तो आपको पता चल गया कि कंधार को जीतने के लिए शाहजहां ने 3 अभियान भेजे थे। सबसे पहले जो हैं 2 अभियान जो थे 1649 और 1652, इसमें भेजा था अपने पुत्र औरंगजेब को, और 1653 में जो है वो भेजा गया था दारा शिकोह को, और तीनों के तीनों ही जो है इस अभियान में असफल रहे थे। अब देखिए विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, 1639 में कंधार के किलेदार थे अली मर्दान। अली मर्दान ने स्वेच्छा से कंधार का जो किला है वो मुगलों को सौंप दिया। तो किसके द्वारा स्वेच्छा से कंधार का किला मुगलों को सौंपा गया था? तो वो कंधार के किलेदार अली मर्दान के द्वारा सौंपा गया था। अब देखिए साथियों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है विदेशी यात्रियों के संदर्भ में, कि मतलब वो कौन कौन से विदेशी यात्री थे जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल का विस्तार से उल्लेख किया है। तो वो कौन कौन थे? फ्रेंच यात्री बर्नियर थे। तो प्रश्न आता है कि बर्नियर कौन था? तो ये फ्रेंच यात्री था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। इसी तरह से था ट्रेवेनियर, ये भी शाहजहां के काल में आया था। और एक इटालियन यात्री था मनुची। तो ये 3 जो यात्री हैं इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बर्नियर, ट्रेवेनियर और मनुची। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। फ्रांसिस बर्नियर, ये प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और एक इतिहासकार भी था। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो है ये बर्नियर भारत आया था। 1656 से 1668 तक 12 वर्ष तक ये भारत में रहा था। तो ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था और औरंगजेब के शासनकाल में भी ये भारत में कुछ वर्षों तक रहा था। और इसने शाहजहां के समय गृह युद्ध, क्रांति व उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन किया है। तो गृह युद्ध जो चला था शाहजहां के पुत्रों के मध्य सत्ता प्राप्त करने के लिए, जो उत्तराधिकार युद्ध चला था, इन युद्धों का जो है वो विस्तार से वर्णन करने वाला यात्री कौन है? तो वो है फ्रांसिस बर्नियर। अब देखिए औरंगजेब की तख्तनशीनी इसके हिंदुस्तान प्रवास के समय हुई थी। मतलब औरंगजेब जो सिंहासन पर बैठा था तो वो इसी के भारत यात्रा के दौरान बैठा था, उस समय ये भारत में उपस्थित था। अगली बात आती है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। कई बार परीक्षाओं में ये पुस्तक आती है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये यात्रा वृत्तांत है जो 1670 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा लिखा गया है ये यात्रा वृत्तांत? तो ये बर्नियर के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो यही एक ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो वो कौन है? बर्नियर।
बर्नियर ने भारत के वृत्तांत में सबसे मार्मिक प्रसंग भारत में सती प्रथा का दृष्टांत भी किया है। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अपन ट्रेवनियर की। तो ट्रेवनियर का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त जो फ्रांसीसी यात्री रहा था वो ट्रेवनियर ही था। इसकी रचना भी परीक्षाओं में आती है, ट्रेवल्स इन इंडिया। तो ट्रेवनियर का भी टी से चालू होता है, ट्रेवल्स भी टी से चालू होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, कहीं आप उत्तर कर दो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये जो है ये बर्नियर की रचना है, और ट्रेवल्स इन इंडिया जो है ये ट्रेवनियर की रचना है। 1676 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा देखिए मेगमा ओपस दी 6 वॉयजेस, ये पुस्तक भी जो है वो ट्रेवनियर के द्वारा प्रकाशित की गई थी 1676 में। इसने कोहिनूर का रोचक व विस्तृत विवरण किया है। तो कोहिनूर हीरे का रोचक और विस्तृत विवरण किसने प्रस्तुत किया है? तो ट्रेवनियर ने किया है। इसने मयूर सिंहासन का विशेषज्ञ के रूप में वर्णन किया है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि किस विदेशी यात्री ने मयूर सिंहासन के विशेषज्ञ के रूप में वर्णन किया है? तो वो किया है ट्रेवनियर ने। और मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी हेतु ट्रेवनियर के जो वृत्तांत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं हम जहां आरा की। तो जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। पिता के साथ ये अंत में कारावास में रही थी। इसने आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था जहां आरा ने। इसे मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। शाहजहानाबाद के चांदनी चौक की रूपरेखा जो है वो भी जहां आरा के द्वारा बनाई गई थी। शाहजहां के काल में 1630 से 32 में गुजरात व दक्षिण में भयंकर अकाल पड़ा। इसका वर्णन अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने किया है। तो शाहजहां के काल में गुजरात और दक्षिण में जो अकाल पड़ा, इसका वर्णन किया है अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने। शाहजहां के राजकवि जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, तीनों परीक्षाओं में तीनों पूछे जाते हैं। जगन्नाथ पंडित, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसकी रचनाएं हैं गंगाधर और गंगा लहरी। कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये हम पढ़ी चुके हैं। इसके आग्रह पर इसने तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया था। संस्कृत व हिंदी के विद्वान थे ये। और एक था कलीम, ये शाहजहां के दरबारी कवि थे। अब देखिए साथियों, शाहजहां का जो शासनकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसके काल की सारी जो इमारतें हैं, विशेष रूप से इसका जो ताजमहल है वो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व शास्त्रियों में इसको स्थान प्राप्त है। ये मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो वीडियो में बनाऊँगा वो इसी संदर्भ में बनाऊँगा कि मुगल काल की प्रसिद्ध इमारतें, उसमें बाबर के द्वारा कौन सी इमारतें बनाई गई, जहांगीर के द्वारा कौन सी बनाई गई, हुमायूं के द्वारा कौन सी बनाई गई, शाहजहां के द्वारा कौन सी बनाई गई, तो सारे मुगल बादशाहों के द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई, इसका विस्तार से उस वीडियो में उल्लेख किया जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ इस चीज़ का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को नियमित रूप से आपके लिए जो वीडियो प्रस्तुत की जाती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।